क्या आपने ऐसे किसी जंतु का नाम सुना है जिस जंतु में निषेचन क्रिया के बाद नर की मृत्यु तुरंत हो जाती है? हाँ, आज हम लोग ऐसे ही एक कीट का अध्ययन करेंगे जिसे मधुमक्खी या शहद का कीट कहते हैं। हॉनी बी के नाम से जाना जाने वाला यह कीट, इसका वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका होता है। दीमक और अन्य कीटों की भांति यह भी कीट एक सामाजिक प्राणी होता है जिसमें बहुरूपता पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। अर्थात कीट कई प्रकार के होते हैं जो हजारों की संख्या में कॉलोनी बनाकर रहते हैं। प्रत्येक कॉलोनी में मोम का बना छत्ता होता है जिसे हॉनी कॉम्ब या बी हाइव कहते हैं। लगभग इस छत्ते की लंबाई 30 से 90 सेंटीमीटर व्यास की होती है। छत्ते पेड़ों की शाखाओं, गुफाओं, टूटी फूटी इमारतों आदि स्थानों पर मिलते हैं। प्रत्येक छत्ते में हजारों छोटे छोटे खष्टभुजी कोष्ठक होते हैं, हेक्सागोनल सेल्स होती हैं जिनमें मधुमक्खियाँ खाद्य भंडारण के रूप में बहुत सा मधु या हनी संचित रखती हैं और अपने अंडे, भ्रूण, बच्चे इनका पालन पोषण अपने छत्तों में करती रहती हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर एंड पॉलीमॉर्फिज्म, श्रम विभाजन एवं बहुरूपता। श्रम विभाजन का अर्थ जीव विज्ञान की भाषा में अलग अलग कार्य करने के लिए जंतुओं का उपयोजित होना होता है और पॉलीमॉर्फिज्म अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के संरचना होती है। हजारों परिवार के सदस्यों में बहुरूपी सदस्य निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहले सदस्य को क्वीन कहते हैं, रानी मक्खी कहते हैं। यह एक छत्ते में केवल एक सबसे बड़ी उपस्थित होती है। दूसरी, लगभग 100 नर मक्खियाँ या ड्रोन्स एक छत्ते में पाई जाती हैं। ड्रोन्स का कार्य निषेचन क्रिया करना होता है। और तीसरी, इनमें बहुरूपता पाई जाती है श्रमिक मक्खियों के रूप में जिन्हें वर्कर्स कहते हैं। इनकी संख्या हजारों होती है। एक छत्ते में लगभग 60,000 तक छोटी श्रमिक मक्खियाँ पाई जाती हैं। अब हम लोग रानी मक्खी के बारे में अध्ययन करेंगे। शहद के छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है। यह 15 से 20 मिलीमीटर लंबी होती है। इसका शरीर श्रमिक मक्खी से लगभग 3 गुना बड़ा होता है और भारी भी होता है। यह 5 वर्ष तक जीवित रहती है। इसकी टांगें व पंख छोटे परंतु उदर बहुत लंबा होता है। इसमें अंडों से भरा अंडाशय पाया जाता है। यह केवल अंडे देने का काम करती है और प्रतिदिन 2000 अंडे देती है। एक रानी मक्खी अपने जीवन काल में लगभग 15 लाख तक अंडे देती है। अब हम लोग दूसरे प्रकार की मक्खी, ड्रोन्स या नर मक्खी का अध्ययन करेंगे। छत्ते में लगभग 100 नर मक्खियाँ रानी मक्खी से काफ़ी छोटी, लगभग 7 से 15 मिलीमीटर लंबी उपस्थित होती हैं। ये बहुत मजबूत होती हैं। इनमें उदर भाग कुछ चौड़ा, पाद लंबे, मस्तिष्क, नेत्र और पंख बड़े होते हैं। इनमें लार व मोम ग्रंथियां नहीं। इन ड्रोन्स मक्खियों में डंक भी उपस्थित नहीं होते हैं। इनका एकमात्र कार्य रानी का निषेचन करना होता है। अतः जनन काल के समय श्रमिक मक्खियाँ उनका पोषण करती रहती हैं। नर मक्खियाँ प्रायः छत्ते से बाहर उड़ उड़कर जनन काल में उत्पन्न युवा रानी मक्खियों से संभोग करते हैं और जनन काल समाप्त होने के बाद ग्रीष्म ऋतु में श्रमिक मक्खियाँ इन नर मक्खियों का तिरस्कार करने लगती हैं और अंत में
गर्मी से मर जाने के लिए इन्हें छत्ते से बाहर खदेड़ देती हैं और ये नर मक्खियाँ गर्मी से बाहर मर जाती हैं। मधुमक्खी में तीसरे प्रकार की मक्खी को श्रमिक मक्खियाँ या वर्कर्स भी कहते हैं। ये नर मक्खियों से भी छोटी, लगभग 5 से 10 मिलीमीटर लंबी होती हैं, परंतु अन्य मक्खियों की अपेक्षाकृत ये अधिक हृष्ट पुष्ट और गहरे रंग की होती हैं। पंख और मुखांग भी बहुत मजबूत होते हैं। इनके पूरे शरीर पर घने रोम सदृश सूक उपस्थित होते हैं। दूसरे से 5वें उदर खंडों के अधर तल पर एक एक जोड़ी जेबनुमा पॉकेट लाइक मोम ग्रंथियाँ या वैक्स ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं। इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित मोम को श्रमिक मक्खियाँ चबा चबा कर नए कोष्ठक बनाती हैं। इनके पाद फूलों से पराग एकत्रित करने के लिए उपयोजित होते हैं। सभी पादों पर कड़े सूकों के पराग ब्रुश तथा तीसरी जोड़ी पर पराग डालियाँ होती हैं। पराग कण इन्हीं पादों पर चिपक जाते हैं। श्रमिक मक्खियों के प्रमुख कार्य ये काल वर्ग अर्थात एज ग्रुप्स के अनुसार निम्नलिखित कार्य करती हैं। सबसे पहला इनका कार्य अपमार्जक या सफाई कर्मी के रूप में होता है। स्कैवेंजर या सैनिटरी बीज इन्हें कहा जाता है। ये वयस्क होते ही पहले दिन प्रत्येक श्रमिक मक्खी रिक्त कोष्ठकों की सफाई करना प्रारंभ कर देती हैं। दूसरा कार्य इनका होता है नर्स या उपचारिका मक्खियाँ। इन्हें नर्स या हाउस भी कहते हैं। चौथे से लगभग 15वें दिन तक प्रत्येक श्रमिक मक्खी छत्ते के रखरखाव एवं शिशुओं के पालन पोषण से संबंधित विभिन्न कार्य निम्नलिखित क्रम में करना प्रारंभ कर देती हैं। चौथे से छठे दिन तक यह उपमाता या धाय फोस्टर मदर की भांति बड़े शिशुओं को मधु एवं पराग का मिश्रण खिलाती हैं। 7वें दिन इसकी मैक्सिलरी ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं। इन ग्रंथियों से एक शाही जेली का स्राव होने लगता है। अतः जब श्रमिक मक्खी रानी युवा शिशुओं तथा उन बड़े शिशुओं को जिनका विकास भावी रानियों से होना होता है शाही जेली खिलाने का काम करने लगती हैं और लगभग 12वें दिन की श्रमिक मक्खी में मोम ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं जो मक्खी के छत्तों की मरम्मत और नए कोष्ठकों के निर्माण का कार्य करने लगती हैं। लगभग 12वें से 15वें दिन तक 3-4 दिन के इस जीवन काल में श्रमिक मक्खियाँ छत्ते की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के अतिरिक्त अन्य कर्तव्य का भी पालन करना प्रारंभ कर देती हैं। जैसे प्रहरी मक्खी के रूप में सेंटिनल बी के रूप में श्रमिक मक्खियाँ छत्ते के प्रवेश द्वार पर पहरा देती रहती हैं। सैनिक मक्खियाँ शोल्डर बीज के रूप में इस कर्तव्य में ये घुसपैठियों से छत्ते की सुरक्षा करती हैं। यदि किसी दूसरे परिवार अर्थात दूसरे छत्ते की मधुमक्खी भी आ जाती है तो सैनिक मक्खियाँ इसे डंकों द्वारा मारकर छत्ते से बाहर फेंक देती हैं। श्रमिक मक्खियों में कुछ मक्खियाँ रानी की अंगरक्षक होती हैं। इस कर्तव्य में लगभग 50 मक्खियाँ हर समय रानी मक्खी को घेरे रहती हैं। इसके शरीर की सफाई और सुरक्षा करती हैं, इसके मल को छत्ते से बाहर निकालती हैं और समय समय पर इसे शाही जेली खिलाती रहती हैं। अब अगली मक्खी संवाती मक्खियाँ होती हैं, फैनिंग बीज होती हैं। इस कर्तव्य में ये मक्खियाँ अंडों एवं नन्हे शिशुओं को गर्भ रखने तथा पंखों को बार बार फड़फड़ाकर छत्ते की दूषित वायु को बाहर निकालने का काम करती हैं। और अगली
श्रमिक मक्खी को स्काउट बीज या भोजन खोजकर्ता मक्खियाँ कहते हैं। लगभग 15 दिन की आयु के बाद प्रत्येक श्रमिक मक्खी अपने जीवन के सबसे कठिन काम में जुट जाती है और भोजन के स्रोतों का पता लगाकर अपने साथियों को सूचित करती है, जिसके फलस्वरूप इनमें सूचना का प्रसारण होता है, कम्युनिकेशन होता है। ये एक विशेष प्रकार की नाच के द्वारा, डांस के द्वारा अपने छत्ते में जाकर के अन्य मक्खियों को भोजन की स्थिति, भोजन की दूरी, पुष्प का रंग, पुष्प का सुगंध, इन सब की जानकारी देती हैं। मधुमक्खियों के सूचना प्रसारण को प्रोफेसर कार्ल वान फ्रिस ने 1969 में मधुमक्खी के नाच का पता लगाया, जिसके द्वारा ये सूचना का प्रसारण करती हैं। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। स्काउट मक्खी भोजन के स्रोत का पता लगाकर छत्ते में वापस आती है और अन्य श्रमिकों को एक विशेष डांस के द्वारा सूचना देती है। इसके बाद अन्य मक्खियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं। ये सूर्य की दिशाओं, सीमा चिन्हों, वायुमंडलीय दशाओं द्वारा दिशा निर्देशन का कार्य करती हैं। सूचना प्रसारण हेतु भोजन खोजकर्ता मक्खियाँ 2 प्रकार की डांस करती हैं। पहले डांस को गोल नाच या राउंड डांस कहते हैं। इस नाच में स्काउट मक्खियाँ क्रमशः दाईं व बाईं ओर गोल गोल चक्कर काटती हैं। ऐसा यह तब करती हैं जब भोजन का स्रोत लगभग 36 से 75 मीटर तक की दूरी तक होता है। इसके द्वारा भोजन के स्रोत की दिशा की सूचना प्रसारित नहीं होती। स्काउट के द्वारा लाई गई फूलों की गंध ही अन्य मक्खियों को स्रोत तक पहुंचाने का माध्यम प्रदान करती है। अर्थात गोल गोल नाचकर मधुमक्खी यह बता देती है कि भोजन की दूरी लगभग 75 मीटर के आसपास है और वहाँ पर इस प्रकार की गंध इन पुष्पों से आ रही है। मधुमक्खी के दूसरे प्रकार के डांस को धूम दोलनी नाच या टेल वैगिंग या सफल डांस कहते हैं। इस प्रकार का कम्युनिकेशन या सूचना प्रसारण स्काउट मक्खियों द्वारा तब किया जाता है जब भोजन का स्रोत 36 से 75 मीटर से अधिक दूरी पर होता है। इस नाच द्वारा स्रोत की दूरी एवं सूर्य के संदर्भ में दिशा के ज्ञान का भी प्रसारण होता है। इस नाच में स्काउट मक्खी पहले एक सीधी रेखा पर तेजी से चलती है, फिर इस रेखा के एक और अर्धवृत्ताकार पथ पर चलकर वापस इसी सीधी रेखा पर तेजी से चलने लगती है। यह गति बार बार दोहराई जाती है। सीधी रेखा पर चलते समय यह उदर के पिछले भाग अर्थात पुच्छ भाग को तेजी से दाएं बाएं हिलाती रहती है और साथ ही पंखों को फड़फड़ाकर एक मंद ध्वनि उत्पन्न करती है। सीधी रेखा पर मक्खी की गति की दिशा से सूर्य की वर्तमान स्थिति के अनुसार भोजन स्रोत की दिशा का ज्ञान हो जाता है। यदि भोजन का स्रोत सूर्य और छत्ते के बीच में हो तो मधुमक्खी एक गोल गोल घूमकर और अर्धवृत्त में बीच की ओर, जिस ओर सूर्य होता है उस साइड बीच में गति करने लगती है। और यदि भोजन का स्रोत छत्ते और सूर्य के पीछे की ओर हो तो वह गोल गोल घूमकर बीच भाग में अपने दुम को हिलाती है। और यदि भोजन का स्रोत सूर्य और छत्ते के किसी एंगल पर हो तो वह उस एंगल पर दुम हिलाना शुरू करती है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनी बी, मधुमक्खी का जीवन इतिहास। इनका जनन काल प्रायः ग्रीष्म ऋतु में प्रारंभ होता है। रानी मक्खी अनेक नर मक्खियों के साथ निकलकर हवा में उड़ती है और उड़ते समय ही नर व रानी मक्खी में मैथुन होता है। मैथुन के बाद रानी मक्खी वापस छत्ते में लौट आती है
और अंडे देना प्रारंभ करती है। श्रमिक मक्खियाँ इन अंडों को प्रत्येक कोष्ठों में एक एक अंडा रखती रहती हैं। नर मक्खी की मैथुन के बाद छत्ते से बाहर ही मृत्यु हो जाती है। रानी मक्खी 5 वर्षों तक प्रतिदिन 1000 से 3000 तक अंडे देती है। रानी मक्खी के अंडे 2 प्रकार के होते हैं। पहला निषेचित द्विगुणित अंडे, फर्टिलाइज्ड डिप्लॉयड एग्स। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। इनके भ्रूणीय परिवर्धन से सपुंसक रानी मक्खियाँ या नपुंसक श्रमिक मक्खियाँ बनती हैं। संभवतः रानी मक्खी के अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल के प्रभाव से श्रमिक मक्खियाँ नपुंसक हो जाती हैं। मधुमक्खी के दूसरे प्रकार के अंडे अनिषेचित अगुणित अंडे होते हैं, जिसे अनफर्टिलाइज्ड हैप्लॉयड एग्स कहते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। इनके भ्रूणीय परिवर्धन से नर मक्खियाँ अर्थात ड्रोन्स बनती हैं। इस प्रकार इनमें हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस होता है। इसे अनिषेक पुंजनन या आर्थिनोटॉकी करते हैं, अर्थात बिना निषेचन के बनने वाले अंडे को ही पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। छत्ते में 3 प्रकार की मक्खियों के विकास हेतु भिन्न प्रकार के कोष्ठक होते हैं। श्रमिकों के लिए छोटे खष्टभुजीय, ड्रोन्स के लिए मध्यम, रानी के लिए बड़े त्रिभुजाकार कोष्ठक उपस्थित होते हैं। भ्रूणीय परिवर्धन श्रमिक का 21 दिन का, ड्रोन मक्खी लगभग 14 दिन एवं रानी मक्खी का 16 दिनों का होता है। प्रत्येक अंडे से 3 दिन बाद एक छोटा सा सुंडी जैसा शिशु या लार्वा निकलता है, जिसे भृंगक या ग्रब कहते हैं। 2 दिन तक लार्वा, जो रानी मक्खी का लार्वा होता है, इस लार्वा को आया मक्खियाँ शाही जेल खिलाती हैं। अन्य की मधु वो पराग दिया जाता है। अन्य मक्खियों को ये मधु या पराग देती हैं, लेकिन रानी लार्वा को शाही जेल दिया जाता है। इसके बाद लार्वा में 5 बार त्वक पतन मोल्टिंग होता है। इसके बाद प्रत्येक लार्वा के कोष्ठक को श्रमिक मक्खियाँ मोम की एक टोपी से बंद कर देती हैं। अपने बंद कोष्ठक में लार्वा अपने चारों ओर रेशमी धागे का एक ककून बना लेता है और कायांतरण द्वारा प्यूपा शीघ्र ही एक युवा मक्खी इमैगो में बदल जाता है। इमैगो मोम की टोपी काटकर बाहर निकलती है और अपना विकास करती है। एक छत्ते में सारी मधुमक्खियाँ एक ही रानी मक्खी की संतानें होती हैं।